मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे आचार संहिता, जिसे आप कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। किसके आचार संहिता के बारे में? चुनाव के दौरान के आचार संहिता के बारे में। लेकिन मैं उसकी डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। डिटेल्स तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप खुद विचार करें। मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं वो यह कि ये जो आचार संहिता है, इसके आधार क्या है, इसके बेस क्या है, और उन बेस के आधार पर मुझे विश्वास है कि आप बहुत सी आचार संहिताओं के बारे में जान सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ऊपर पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि चुनावी आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है, और उसमें 4 विकल्प दे दिए गए। अब कितनी आचार संहिताओं के बारे में रटेंगे? तो अब आपके पास यदि बेस है कि आचार संहिता का आधार क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में आप कितने मैथमेटिक्स याद करते हैं? नहीं याद करते। आपको केवल फार्मूले मालूम होते हैं। यदि सूत्र मालूम है तो आप बकायदे गणित को हल कर लेते हैं। दोस्तों, सारे विषयों के साथ यही बात है। यदि आपको बेस मालूम है तो बहुत से उत्तर आप अपने आप ढूंढ लेते हैं, और यही यूपीएससी आप में तलाश करती है। देखिए, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन 100 प्रश्नों में स्वाभाविक है कि 20-25 या 15-20 कह लीजिए प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बड़े सरल से लगेंगे। अरे यार, ये क्या पूछ लिया गया, तो बहुत सरल है, और आप उनके उत्तर दे भी देंगे। तो थोड़े से प्रश्नों के उत्तर तो हर कोई दे लेगा। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे तो वो चिंता की बात। तो जिन प्रश्नों के उत्तर देने से आपका सिलेक्शन होगा वो इनके बाद के प्रश्न के उत्तर हैं, और वे उत्तर तभी हम दे पाते हैं जब हमें अपने विषय के बेस की जानकारी होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अभी आपको 26 मई को प्री एग्जाम होने थे, अब उसे बढ़ा करके 16 जून कर दिया गया है। किसी ने मांग नहीं की थी, इसको लेकर के कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। यूपीएससी ने खुद ये स्टेप उठाया है। क्यों उठाया है, इस पर आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे। अभी तो आप बिल्कुल उत्तर दे देंगे, लेकिन और अगर आप डिटेल्स में जाकर के लिखना चाहेंगे इस पर, तो पिछले 2 सेशन से जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसके आधार पर आप लिख लेंगे। इसलिए कि बकायदे 25 मई को ही मतदान हो रहे हैं। 25 मई को मतदान की तिथि है, और 25 मई को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 57 सीट्स पर मतदान होने हैं 25 मई। 26 मई को एग्जाम है। तो सीधी सी बात है कि 25 मई को अगर आपको मतदान करना है तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में रहना पड़ेगा, वहीं आप मतदान कर सकेंगे। और फिर 26 तारीख को आपको परीक्षा देना है, और हो सकता है कि परीक्षा देने के लिए आपको काफी दूर सेंटर पर जाना पड़े। तो आप मतदान से वंचित हो जाएंगे ना, मतदान से आप वंचित हो जाएंगे। और मतदान आपका अधिकार है, और मतदान करना आपका दायित्व भी है। तो यदि यूपीएससी इस डेट को बनाए रखती है तो इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से वह मतदान करने के आपके अधिकार का अतिक्रमण कर रही है। और आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, तभी तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें तार्किकता होनी चाहिए। दोस्तों, ये तार्किकता तभी आती है जब हम उस टॉपिक के बेस को पकड़ लेते हैं। मेरी समझ से इससे मतदान का जो महत्व है, और जो सरकारी एजेंसियों के जरिए आपके मतदान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राइट? तो फ्रेंड्स, आइए अब थोड़े से आगे अब बातें करते हैं। आचार संहिता, सीधी सी बात है, आप स्टेक होल्डर्स को जान चुके हैं। इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और वोटर्स है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी आचार संहिता के दायरे में आती है, लेकिन उसे हम कानून के दायरे में लेते हैं, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगी। जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ठीक है, कमेटी करती है, लेकिन उस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और अपोजिशन के लीडर होते हैं। तो 2 तो सरकार के ही व्यक्ति हो गए। तो सीधी सी बात है कि अपॉइंटमेंट सरकार करती है। आप जानते हैं कि इसको लेकर के अभी विवाद भी चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या डिसीजन लेती है। अभी 2 बकायदे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, आपको मालूम है, राइट? तो अपेक्षा की जाती है कि भले ही गवर्नमेंट अपॉइंट करे इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो पूरी निष्पक्षता से अपना काम करेंगे। उदाहरण के तौर पर, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट डिक्लेयर किए हैं उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना लंबा चुनाव क्यों? यहां तक कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 5 चरणों में क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में वायलेंस की इस तरह की कोई अभी तक की बैकग्राउंड नहीं रही है। जैसे नक्सलाइट एरिया है, तो डेफिनेटली वहां तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी।
तो वहां तो आप उस एरिया में कई चरणों में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं थी। तो वहां क्यों कराए जा रहे हैं 5 चरणों में? तो उसके लिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की सुविधा के लिए यह किया है, ताकि प्राइम मिनिस्टर उन चुनावी क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में जाकर काम कर सके, अपनी पार्टी का प्रचार कर सके। अब आप देखिए कि ये सोचने की बात है, लोग अपने अपने ढंग से इस पर बातें करेंगे, कितना सही है कितना गलत है, वी डोंट नो क्यों ऐसा किया गया, इसके बारे में भी हम सीधे सीधे नहीं जानते हैं। लेकिन इस उदाहरण को आपके सामने रखने का मेरा मतलब केवल यही था, बताना कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वह भी इस दायरे से बाहर नहीं होता है। राइट। अब देखिए कि जो दायित्व है इलेक्शन कमीशन का वो है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, और जो मतदाता है वो पूरी निडरता के साथ मतदान कर सके। राइट। अब आप अपने दिमाग में बस ये कुछ बातें ले आइए, जैसे शांतिपूर्ण हो। ठीक है, तो अब अगर शांतिपूर्ण पॉइंट्स को आधार बना करके मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप उनके उत्तर दे देंगे? जैसे एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं, तो क्या आचार संहिता के अंतर्गत यह बात आएगी कि अभी जबकि आचार संहिता लागू हो गई है, जो हथियारों के लाइसेंस है जो प्राइवेट लोगों के वो निरस्त कर दिए जाएंगे? सैनिक और पुलिस के लाइसेंस तो बने ही रहेंगे क्योंकि उन्हें तो शांति की व्यवस्था बनाए रखनी है। तो हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे या नहीं? आप सोचिए, आप सोच लेंगे। क्या पूरे क्षेत्र में 144 धारा लगा दी जाएगी, धारा 144? इसके बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है मान लीजिए, और उसके लिए मुझे पार्टी देनी है। तो मान लीजिए धारा 144 लग गई है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो क्या मुझे अपने विवाह के आयोजन को आगे बढ़ा देना पड़ेगा? उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? इन सब पर आप विचार करते जाइए। क्या कोई व्यवस्था नहीं होगी? सोचिए, सोचने पर आप उत्तर निकाल लेंगे। आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे गवर्नमेंट है, अभी सब गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, कैबिनेट एग्जिस्ट करती है। तो क्या गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है? सोच के देखिए। क्या किसी को प्रमोशन दे सकती है? क्या गवर्नमेंट को यह अधिकार है इस दौरान कि वह किसी सरकारी अधिकारी के लिए या पूरे सरकारी तंत्र के लिए या उसके किसी एक हिस्से के लिए कोई लाभ की घोषणा कर सकती है कि भैया इनका डीए बढ़ा दिया जाएगा, या कि जो अभी रोजाना के लेवल पर मजदूर काम कर रहे हैं या लोग काम कर रहे हैं एडहॉक लेवल पर, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा? क्या इस तरह के लाभ की घोषणा कर सकती है? आपको उत्तर देना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों को मैं कहता हूं बेसिक्स। आप लगातार सोचते चले जाएंगे तो आपको बातें मिलती चली जाएंगी। अभी जब चुनाव एकदम प्रचार शुरू हो जाएंगे तो आप देखिए कि लगातार इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह की शिकायतें पहुंचने लगेंगी कि उसने ये कहा, उस लीडर ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि अगर मतदान निष्पक्ष होने हैं तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को आप ये अधिकार नहीं दे सकते कि वो मतदाताओं को भ्रमित करे। भ्रमित करना भी तो निष्पक्षता को प्रभावित करना है। याद रखिए कि जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं वो वायदे होते हैं, वो भ्रमित करने की बात नहीं है। अगर वो पार्टी चुनाव जीत करके आ जाती है तो मतदाताओं को यह अधिकार है कि वो पूछे कि भाई आपने ये कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, ये वायदा किया था, अपना वायदा पूरा कीजिए। तो चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं को भ्रमित करना नहीं है, लुभाना नहीं है। लेकिन उन्हें धन देना, शराब बांटना, कोई और वस्तुएं बांटना, ये आचार संहिता के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? आप इस पर विचार कीजिए। धर्म के आधार पर बाकायदे मतों की मांग करना, जाति के आधार पर मतों की मांग करना, ये आचार संहिता के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे? जिन्हें हम हेट स्पीच कहते हैं, घृणा फैलाने वाले भाषण, वक्तव्य, जिससे कि लोगों के बीच में घृणा उत्पन्न हो, ये उसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? इन सब पर आप जब विचार करेंगे तो फटाफट आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। और वो उत्तर इसलिए मिलेंगे दोस्तों क्योंकि आप इसके बेस को जान चुके हैं। एग्जिट पोल, आप देखिए, मतदाता जैसे ही वोट डाल करके आते हैं, बाहर आते हैं, उनसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, सर्वे किया जा सकता है कि इन्होंने किसको वोट दिया। पूछते भी हैं लोग, लेकिन आप इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते एग्जिट पोल। इसलिए कि आज जो आप एग्जिट पोल को सार्वजनिक करेंगे तो अभी और चुनाव होने हैं, आपके इस एग्जिट पोल का प्रभाव वहां पड़ सकता है, निष्पक्षता बाधित हो सकती है, क्योंकि मतदाता सोचेगा अरे अरे वो पार्टी जीत रही है यार, तो हम भी उसी को वोट दे देते हैं। आपने महसूस किया, आप देख रहे हैं
कि चुनाव इतने लंबे वक्त तक होंगे, होते चले जाएंगे, लेकिन जो मतगणना है वो सारे चुनाव के बाद हो रही है। क्यों? नहीं तो कह सकते भैया 50 कॉन्स्टिट्यूंसी की हो गई, चलो इनकी मतगणना करवा लो, फिर इनकी मतगणना करवा लो, काम निपटता रहेगा। नहीं, क्योंकि यदि मतगणना हो गई और मतगणना के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए तो मतदाताओं के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मतदाताओं को आप प्रभावित कर रहे हैं। तो आप सारी चीजों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, निष्पक्षता, निडरता, शांतिपूर्ण मतदान, इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के लिए, इसी की देख रेख के लिए बाकायदे इलेक्शन कमीशन पर्यवेक्षक नियुक्त करती है, जिन्हें हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, और जो कैडर के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस अफसर है या आईपीएस अफसर है या और, तो उन्हें मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर नहीं बनाया जाएगा, उन्हें बिल्कुल दूसरे राज्य में भेज दिया जाएगा ऑब्जर्वर बना करके, पर्यवेक्षक। जाइए आप देखिए कि चीजें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और यदि कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप बकायदे तुरंत इलेक्शन कमीशन को सूचित कीजिए, और इलेक्शन कमीशन इसके बारे में तत्काल निर्णय लेगा। ये नहीं है कि ठीक है भैया अभी देखते हैं, तत्काल निर्णय लेगा। इस तरह का पूरा मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ता है। दोस्तों, सच में क्या सुनने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव कितनी मजेदार घटना है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी तरफ से चुनाव के बारे में, चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के बारे में, पूरी मैकेनिज्म के बारे में कुछ बातें रखने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है वो डेफिनेटली आपके अंदर आई होगी। तो इस विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।